ओके, देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, पॉलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आज शुरू करने पहला टॉपिक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी के बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपके आर्टिकल्स को लेके आए या कोई अमेंडमेंट्स हो या कोई कानून के अंदर, मतलब संशोधन जिसको कहते हैं हम, जैसे आपका 42nd अमेंडमेंट आई, ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ना जानते हैं कि भाई इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। देखो, ब्रिटिशर इंडिया में कब आए भाई? 1600 में एज अ ट्रेडर आई है भारत के अंदर, ठीक है। ब्रिटिशर जो थे केम टू इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखना, इंडिया में जो ये आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में आए थे, ठीक है। और जब ये आए तो ये ऐसे नहीं कि डायरेक्ट उठ के ही चले आए भारत के अंदर, चलो हम चलते हैं तो हम कंपनी सेट करते हैं। तो ब्रिटिशर का ना एक शुरू से ही एक मतलब आप कह सकते हो कि माइंड सेट होता था कि भाई ये लोग जो थे ना, ये लोग जब भी कोई काम करते थे तो भाई लॉ से करते थे। तो वहां ब्रिटिशर से इन्होंने एक एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग लेके आए, ठीक है, इंडिया में लेके आए। और इसको ग्रांट किसने किया था? एक चार्टर जो ग्रांट किया था भाई आपकी क्वीन एलिजाबेथ वन ने किया था इनको, जब इंडिया के अंदर आए थे। अब इन 1765 कंपनी विच टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन। 1765 तक ये ना एक ट्रेडिंग फंक्शन था। बाद में इन्होंने क्या कर दिया, जब देखा कि इंडियंस तो बड़े यार बेवकूफ लोग हैं, इन्होंने ना यहाँ पे दीवानी राइट्स ले लिया अपने हाथ में। दीवानी क्या था? उस समय टैक्स कलेक्शन राइट था। इन्होंने उस समय, ये हिस्ट्री का पोर्शन है, उधर भी पढ़ेंगे हमें, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, ये तीन ऐसे बड़े भारत के उस समय आप कह सकते हो कि एरियाज थे, प्रेसिडेंसी एरियाज थे। यहाँ पर आपका आजकल का वेस्ट बंगाल जो है वो बांग्लादेश भी उसके बीच में आता है, ठीक है। तो ये जो एरियाज थे ये कंट्रोल में लाए और यहाँ पे इन्होंने टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। टैक्स कलेक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। तो एक तरह से इन्होंने भारत को अपने कंट्रोल में कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ऊपर, ठीक है। तो ये इनका था हिस्ट्री भाई, कैसे ये इंडिया में आए, एज अ ट्रेडर आए। और किस फॉर्म में आए? ये ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में ये इंडिया में आए। अब जब इन्होंने इंडिया के ऊपर क्या कर दिया कि एक तरह से अपना कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया, तो इन्होंने कहा कि अब यहाँ पे भारत के अंदर कंपनी रूल चलेगा, ठीक है। कंपनी रूल चलेगा। पहला जो ला इन्होंने पास किया उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस रेगुलेटिंग एक्ट को आप कह सकते हो कि ये पहला स्टेप था, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिशर गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो अब ये देखो, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट्स लाए ना, ये कोई कंपनी ने नहीं लाए थे एक्चुअली में। ब्रिटिशर को लग रहा था कि भाई ब्रिटिशर जो थे, ब्रिटिशर को लग रहा था कि जो कंपनी है ये वहां पर जाके क्या कर रही है कि लूट खसूट कर रही है। क्योंकि ये कंपनी वाले उधर जाते थे, ये कहते थे भैया हमें जो है लोन दे दो, हमारे पास पैसा नहीं है। तो ब्रिटिशर को लगता था भाई ये कर क्या रहे हैं। ये इनके जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में आते हैं और ये कह रहे हैं कि कंपनी घाटे में चल रही है। तो गवर्नमेंट ने चाहा कि हम इसके ऊपर जो है वो निगरानी रखेंगे, अब कंपनी के ऊपर हम निगरानी रखेंगे, तो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। ये चाहते थे कि जो भी काम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर कर रही है वो जो है उसके ऊपर नजर रखी जाएगी। अच्छा, फीचर्स क्या थे भाई इस एक्ट के? फीचर्स क्या थे? इन इनने फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज, अच्छा, जब ये 1773 का पहला एक्ट आया ना, 1773 का पहला एक्ट आया तो इन्होंने ना पहले तीन प्रेसिडेंसीज थी, ये मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी। अब इन्होंने ना आहिस्ता आहिस्ता पावर ज्यादा किसको देना शुरू कर दी? आपके बंगाल वाले प्रोविंस को ज्यादा पावर देने शुरू कर दी, ठीक है। तो इन्होंने पहला गवर्नर जनरल जो था वो चुना था, ये याद रखना पेपर में आते, लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। लॉर्ड वेरन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ, वेरन हेस्टिंग, लॉर्ड वेरन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अच्छा, इन्होंने कंट्रोल करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट भी एस्टेब्लिश किया, ठीक है, 1773 में। कहाँ पे? कोलकाता में किया। 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट किया, इसमें इनने एक चीफ जस्टिस रखा और चीफ जस्टिस का तीन जजेस जो थे वो इनने रखे। अब इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी।
अब अब ऐसा क्यों करना चाहती थी ब्रिटिशर सरकार? चाहती थी कि इससे क्या होगा कि हम जो है गवर्नमेंट जो है वो कंपनी के ऊपर कम से कम काबू पा सके। ठीक है, उन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए कि भाई ये जितना भी रेवेन्यू का जो भी इंडिया के अंदर रेवेन्यू सिस्टम चल रहा है या सिविल या मिलिट्री अफेयर है उसके ऊपर ध्यान रखेंगे ये। और कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसने बनाए? ब्रिटिशर ने बनाए कंपनी के ऊपर। कंपनी के ऊपर जो है वो क्या करने के लिए? रूल्स करने के लिए, भाई कंपनी को क्या करेंगे ये? कंपनी के ऊपर कंट्रोल करेंगे। ठीक है जी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब होता क्या है कि जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन्होंने बनाए तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे ये ना हर चीज में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने कहा जो अपने ईस्ट इंडिया कंपनी थी भाई ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है इंटरफेयर कर रहा है। तो फिर गवर्नमेंट उठती है उस समय के जो ब्रिटिशर के प्राइम मिनिस्टर थे वो पिट्स थे। पिट्स द यंगर वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिशर। उन्होंने एक अमेंडिंग एक्ट लाया भाई, उन्होंने एक पिट्स इंडिया एक्ट लाया 1774 में। इसने कहा भाई ठीक है सारा कंट्रोल हम कोर्ट को नहीं देंगे। इन्होंने क्या कहा कि पावर को डिवाइड किया जाए। इन्होंने कहा कि जो कमर्शियल हो गया और पॉलिटिकल फंक्शन होगा कंपनी का वो अलग अलग तरीके से देखा जाएगा। मतलब कैसे? इन्होंने क्या कहा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो मैनेज करेंगे कमर्शियल अफेयर्स। लेकिन कमर्शियल जितने भी अफेयर है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। ठीक है। बट इन्होंने एक नई बॉडी क्रिएट की जिसका नाम रखा इन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अब देखो दो बॉडीज आ गई, दो बॉडीज आ गई, दो बॉडीज आ गई। एक तो आ गया आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक आपका आ गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इनने कहा कि जितने भी कमर्शियल फंक्शन इंडिया के अंदर है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, और जितने भी आपके कौन से फंक्शंस आगे जो पॉलिटिकल अफेयर्स वाले फंक्शंस है, पॉलिटिकल अफेयर वगैरह जितने भी हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा भाई। ऐसा नहीं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कोर्ट को हम पूरी पावर दे दें, वो हर काम में जो है वो दखल अंदाजी करे। इसी को आप कह सकते हो कि स्टेब्लिश्ड सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट। आप इसको कह सकते हो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो भारत के अंदर आया, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। अच्छा, उसके बाद एक चार्टर एक्ट आता, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हिस्ट्री का पूरा, लेकिन जो हमारे जो हमारा संविधान बना ना उसके अकॉर्डिंगली हम स्टडी करेंगे। एक चार्टर एक्ट आता है 1833 का। इस एक्ट में क्या था? एक ये फाइनल स्टेप्स था टुवर्ड द सेंट्रलाइज्ड ऑन ब्रिटिश इन इंडिया। देखो 1833 में ना, 1833 में भारत संपूर्ण तरीके से ब्रिटिशर के कंट्रोल में आ गया था। पहले आप 1773 में क्या कहते थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नाउ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट अब बन गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आप कह सकते हो कि संपूर्ण तरीके से जो था ब्रिटिशर ने भारत के ऊपर कंट्रोल कर दिया और एक नाम शो कर दिया कि अब जो है पूरे भारत के ऊपर हमारा एक गवर्नर जो है रूल करेगा। दैट्स कि उन्होंने एक पहला शो कर दिया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। ठीक है जी। तो इट वाज, ये जो चार्टर एक्ट आया इसने क्या बनाया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैज नाउ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, क्वेश्चन में पूछते कि पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन थे? पहले गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे वो वारेन हेस्टिंग थे। लेकिन जो पहले गवर्नर जनरल इंडिया के जो थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम वेंटिक। लॉर्ड विलियम वेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नाउ इंडियंस कांग्रेट्स, नाउ यू कम्स टू द एरा ऑफ ब्रिटिशर्स। अब आप संपूर्ण तरीके से ब्रिटिशर के कब्जे में है। ठीक है जी। बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो चार्टर एक्ट आता है 1833 का। इसने क्या किया? इसने इंट्रोड्यूस किया ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स। इनने कहा कि भाई जो सिविल सर्वेंट्स के जैसे यूपीएससी का पेपर होता था ना, तो वो इंडियंस के लिए नहीं था। इनने कहा भाई ओपन होना चाहिए। ठीक है, ओपन होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। चलो उस समय नहीं माना वैसे, क्योंकि जो उसकी सिलेक्शन करने वाले जो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो ब्रिटिशर ही होते थे उस समय। 1853 में फर्स्ट टाइम क्या होता है? 1853 में फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया? इन्होंने ना फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव को एग्जीक्यूटिव फंक्शन से जो है वो अलग कर दिया। ठीक है। ठीक है। लेजिस्लेटिव फंक्शन को और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को इनने अलग कर दिया और एक गवर्नर जनरल काउंसिल बना दी। नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी यही चीज है आपके आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 51 में क्या कहा जाता है? आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग हियर।
लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है दोनों अलग होते हैं। लेकिन उससे पहले क्या था, उससे पहले 1853 से पहले क्या था, जैसे मानो कि आज के टाइम पे आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शन जैसे प्राइम मिनिस्टर और हो गया, लेजिस्लेटिव फंक्शन तो अलग हो गया। आप कह सकते हो ऐसे कि पहले अगर सचिन तेंदुलकर है वो बैट्समैन है, वो बॉलिंग भी करवा सकता है ना, मतलब वो दो फंक्शन खुद ही कर रहा। तो पहले, उससे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल एक ही बंदा संभालता था, ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूं कि सचिन तेंदुलकर इज अ बैट्समैन, बट ही, जो वो सचिन तेंदुलकर जो पर्सन है वो क्या करता है, बैटिंग करता है, हाँ बॉलिंग भी करता है, ठीक है। तो बट हो गया भाई, ठीक है, एक ही बंदा दो फंक्शन। लेकिन अब संपूर्ण तरीके से इन्होंने अलग कर दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव फंक्शन आज भी आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है। इसको चेक भी कर लेंगे हम। उसके बाद क्या होता है, छोड़ो इसको, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। हाँ, इट इंट्रोड्यूस एज अ ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। अब इन्होंने क्या कर दिया कि भाई जो सिविल सर्वेंट का जो कंपटीशन होगा वो ओपन होगा सबके लिए। मकाले कमेटी बनी थी, मकाले जो थी ये कमेटी थी, अपॉइंट हुई थी 1854 में। भाई जेकेपीएससी के एग्जाम्स में आता, केएस के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाता, ठीक है। और आपके जो छोटे छोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो भाई, आपको सिर्फ पूछा जाएगा भाई पहले गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के, भाई बैरन हेस्टिंग थे। भाई पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन थे जी, वो कौन थे, आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक्स थे। तो ये चीजें आपको पूछी जाएंगी, ज्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन जो जो भी बच्चे इन फ्यूचर बड़े एग्जाम्स की तैयारी करेंगे भाई, ये आपके लिए बेस्ट मटेरियल है, ठीक है। और आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट आपको जो है वो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी से ही डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दूं, ठीक है। अच्छा, ये जो लाया थोड़ा सा समझ लो। इसने कहा कि कॉम्प्लीट रूल जो अलाउड टू रिटेन द पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन द ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिशर क्राउन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड हुआ। जो इन्होंने कहा कि जो कंपनी रूल है इंडिया के अंदर, वो जो भी इंडिया के अंदर जो टेरिटरीज के कंट्रोल में है वो एक्चुअल में किसकी है, वो ब्रिटिश क्राउन की है। कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी की जो है तो कंपनी का ही सब कुछ है, वो उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिशर का है, ब्रिटिशर क्राउन का। और इन्होंने आगे स्पेसिफाई नहीं कहा पहले, क्योंकि 1773 में आपका पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर आपके चार्टर एक्ट आए, ठीक है। लेकिन इन्होंने आगे स्पेसिफाइड नहीं किया कि अब कंपनी रूल 20 साल के लिए एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। क्योंकि अब ये चाहते थे कि इंडिया के ऊपर डायरेक्ट जो है वो क्राउन रूल आए। लेकिन इनको क्या पता था कि इंडियन के अंदर जो एक बड़ी गर्मी तैयार हो रही है, जो 1857 की बगावत के तौर पर निकलेगी। दिस वॉज अ क्लियर इंडिकेशन दैट द कंपनी रूल कुड बी टर्मिनेटेड एनी। अब जो इन्होंने आगे जो एक्सटेंशन का टाइम नहीं बताया, देखो मैं आपको बता दूं, आपको समझ में नहीं हो शायद, क्योंकि पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, दूसरा आया 1793 में आया, ठीक है। ऐसे करके फिर 1813 में आया, फिर 1833 में आया, फिर आपका 1853 में आया। मतलब 5 रेगुलेटिंग एक्ट आए, तो हर 20 साल के बाद ये रेगुलेटिंग एक्ट आते थे। लेकिन जैसे 1853 का रेगुलेटिंग एक्ट आया ना, उसमें जो ब्रिटिशर थे उन्होंने ये आगे स्पेसिफाई नहीं किया कि भाई अब कोई और जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। तो उससे ये इंडिकेट हो रहा था भाई कभी भी ये जो है यहाँ पे कंपनी को हटा के ये ब्रिटिशर सीधा यहाँ पे अपना रूल लागू करेंगे, ठीक है। अच्छा, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन। अच्छा, पहले सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल के अंदर इंडियंस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन अब जो था इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई इंडियन भी जो है वो लोकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उनको हम पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। अब आता है भाई क्राउन रूल। क्राउन रूल आता है भाई, देखो वो हम जो है ना बाकी जो डिटेल में आपका 1857 की बगावत वगैरह वो हम भाई हिस्ट्री में पढ़ेंगे। पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ सिर्फ कानून जो है, हमने क्या क्या कानून दिए, ठीक है। अब क्या होता है, 1857 की बगावत के बाद सीधा भारत के ऊपर क्राउन रूल आ जाता, मतलब संपूर्ण तरीके से ब्रिटिशर ने अपने कंट्रोल में ले लिया। और ये क्राउन रूल चला 1858 से लेके 1947 तक भारत के अंदर ये क्राउन रूल चला हुआ, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया, जैसे क्राउन रूल आया तो उन्होंने सबसे पहले जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया 1858। भाई समझ में आ रहा आप लोगों को तो मुझे जो है वो मैसेज करते रहो। यहाँ पे मुझे बताओ कि भाई साइबा और आदित्य क्लास में है तो मुझे मैसेज लिखो, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा अभी कितने बच्चे हैं। तो आप अगर हैं तो मुझे मैसेज में लिखो यस सर हम हैं, ठीक है। मैसेज में पढ़ सकता हूँ डायरेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 आता है, ठीक है। अब ये जब एक्ट आया, इसने कहा कि भाई हम जो है इंडिया के अंदर एक रिवोल्ट ऑफ 1850 के 8 के बाद 57 के बाद हम गुड गवर्नमेंट इंडिया के अंदर ला रहे हैं।
द सिग्निफिकेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द वेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की बिगावत के बाद ये जो था एक बड़ा एक्ट था, इसको इन्होंने कहा कि आल्सो नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। किसको कहा जाता है? 1857 को कहा जाता है बस फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, या सिपाही म्यूटनी कहा जाता है। हाँ, इसको देखो, इस एक्ट को क्या कहा गया? इस एक्ट को कहा गया कि भाई ये गुड गवर्नमेंट एक्ट है इंडिया के लिए। अब गुड गवर्नमेंट एक्ट क्यों है भाई? तुम पहले क्या जो औरंगजेब ने भाई ताजमहल क्यों बनाया, क्या उसके ऊपर केस कर सकते थे? भाई नहीं कर सकते थे। भाई औरंगजेब जो है वो जो आलीशान बंगले में क्यों रहता? नहीं कर सकते। अब इन्होंने कहा कि आप सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हो, सरकार आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। तो गुड गवर्नमेंट, लेकिन ये सारा कागजों में था, इंडियन को जो है वो खुश करने के लिए था। अब अबॉलिश किया इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल संपूर्ण तरीके से खत्म हो गई। जिस कंपनी ने मतलब 1600 एडी में भारत के अंदर आई, 1600 एडी में भारत के अंदर आई, और 1700, 1600 एडी में ये कंपनी भारत के अंदर आती है, और 1765 के बाद ये भारत के ऊपर रूल करना शुरू करती है। भाई हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, मजा आ जाएगा जिंदगी का। ठीक है, पूरे इतिहास को हम जो है वो रट देंगे। लेकिन अभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में मेरे को सिर्फ इतना ही पढ़ाना आप लोगों को भाई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, कि हमारे संविधान के बीच में क्या वो चीजें भी हैं। 1765 से लेके इन्होंने 1857 तक भारत के अंदर कंपनी रूल चला भाई, कंपनी रूल, ये याद रखना। और वो भी किसके इशारे पे चलती थी? ब्रिटिशर। और 1857 के बाद सीधा क्राउन रूल आ गया। इन्होंने अबॉलिश कर दिया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दी पावर किसको? पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन। पूरी ब्रिटिश क्राउन के पास पावर आ गई। इस एक्ट के अंदर फीचर्स क्या थे भाई? दो ही चीजें पढ़ाऊंगा इसमें। एक तो गवर्नर जनरल जो भारत का था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था, उसकी पोस्ट को हटा के इन्हें वाइसराय की पोस्ट बना दी। वाइसराय ऑफ इंडिया, पहले वाइसराय जो भारत के थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। अच्छा, मैं आपको बोलूं भाई, लास्ट वाइसराय कौन थे इंडिया के? लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भाई लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी आपके लॉर्ड कैनिंग थे। अगर मैं बोलूं आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो आपके लॉर्ड विलियम वेंटिक थे। देखो ना, 1800 1833 में 1833 में आपके जो लॉर्ड विलियम एंटिक तो गवर्नर जनरल भारत के बने थे। लेकिन उससे पहले वही बंदा जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी लॉर्ड विलियम एंटिक थे, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी आपके लॉर्ड विलियम एंटिक थे। भाई ये देखो ना यार, अभी मानो कि मैं किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हूं, मुझे कहते हैं भाई डीसी, तो डीसी की पोस्ट हटा के मुझे डीएम बना देंगे। डिस्ट्रिक्ट में है तो बात सेम ही है, डीएम बना देंगे मुझे। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा कि भाई लास्ट आपके गवर्नर, सॉरी, लास्ट डीसी कौन थे कि इंडिया के, तो आप बोलोगे सर संब्याल सर थे। अगर आपको पूछा जाएगा भाई फर्स्ट डीएम कौन है, तो संब्याल सर है भाई, कि उसी को हटा के तो उसी को पहला बनाया। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे पहले आपके वायसराय थे और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया? एंड किया आपका डोल गवर्नमेंट, एबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी खत्म किया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी खत्म किया। भाई ये जो 1784 में हमने पढ़ा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो बॉडीज बनाई गई थी, जिसको हम डेवल गवर्नमेंट कहते हैं। तो जैसे ही ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म किया, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हटा दिया। और इन्होंने क्या किया? हटाने के बाद इन्होंने एक 15 मेंबर्स की एक कौंसिल बनाई इंडिया के अंदर, जिनके हेड इनने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रखे इंडिया में। अच्छा देखो इन्होंने क्या गेम चलाई है। इन्होंने क्या कहा भाई? देखो इन्होंने कहा कि भाई अब जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो नहीं चलेंगे भारत के अंदर। ठीक है, इन्होंने एक 15 मेंबर्स की बॉडी बनाई। ठीक है, 15 मेंबर्स की बॉडी बनाई, उसमें क्या कहा? एक सेक्रेटरी रखा इन्होंने। ठीक है, एक सेक्रेटरी रखा। उनने कहा कि भाई जो 15 मेंबर्स की बॉडी है वो जो होगी, और साथ में जो वाइसराय होगा, वाइसराय होगा, ये भी जो इंडिया के अंदर क्या हो रहा है ये इनको इसको बताएगा, और ये 15 मेंबर्स भी जो है वो इसी को बताएंगे। बाद में ये सारा जाके जो है ब्रिटिशर
को बताएगा, ब्रिटिशर क्राउन को बताएगा भाई इंडिया के अंदर हो क्या रहा। माना एक तरह से इन्होंने ना मतलब एक सेटअप बना दिया कि भाई एक के ऊपर एक हेड बना दिया, तो सारा कंट्रोल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दिया। और सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट था ना, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो था वो क्या कैबिनेट मिनिस्टर होता था, कैबिनेट मिनिस्टर होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया बनाया गया। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए भाई। समझ में आ रहा है? मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा हूं? समझ में आ रहा है? एक बार यस लिख लो। अलीना बेटा आपको समझ आ रहा है? ओके, बस समझो इसको। तो हाईलाइटेड पॉइंट जो है वो मैं आपको, अच्छा। अच्छा देखो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 का आता है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया भाई, हम गुड गवर्नमेंट दे रहे हैं, आप सरकार के खिलाफ जो है वो केस कर सकते हो, सरकार आपके खिलाफ केस कर सकती है, ठीक है, बढ़िया बात है भाई। और क्या किया इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, इन्होंने कहा कि भाई अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत के ऊपर रूल नहीं करेगी, अब डायरेक्ट क्राउन जो है, क्राउन रूल होगा भारत के ऊपर, ब्रिटिशर डायरेक्ट यहाँ पे हुकूमत करेगी। और क्या कहा इसके अंदर भाई, इन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को हटाया गया है और वाइसराय ऑफ इंडिया जो है भारत के अंदर अब जो है वो हेड होगा वाइसराय ऑफ इंडिया। तो पहले वाइसराय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग थे। इन्होंने आते ही डबल गवर्नमेंट को एंड किया, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को हटा दिया और एक 15 मेंबर्स की एक बॉडी बनाई गई जो असिस्ट करती सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ठीक है। तो द कौंसिल वाज एक एडवाइजरी थी बॉडी जो एडवाइज करती थी सेक्रेटरीशिप को। अब क्या आता है, इंडियन कौंसिल एक्ट आते हैं, अब नया कानून इन्होंने लेके पास किया 1867 और 1892 और 1909 में। इसको कौंसिल एक्ट कहा जाता है। जो पहले थे वो रेगुलेटिंग एक्ट थे, 5 रेगुलेटिंग एक्ट्स आए भारत के अंदर। अब ये तीन आते हैं। 1861 का इंपॉर्टेंट लैंडमार्क माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। 1861 का बच्चा क्या इसका पॉलिटिकल और जो है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में इसका, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियन विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। इन्होंने कहा भाई अब इंडियंस को भी भाई बिठाओ और जितने भी लॉ मेकिंग आप कर रहे हो, लॉ कानून बना रहे हो, तो भारतीयों को भी आप असिस्ट करो, ठीक है जी। इन 1862 में लॉर्ड कैनिंग द वायसराय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को उसकी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नॉमिनेट किया। इनका नाम था द राजा ऑफ बनारस, राजा बनारस, महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर राव। सर दिनकर राव ये 3 लोग थे भाई, अगर लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोल रहा हूँ, सर दिनकर राव। इन 3 लोगों को उसने अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट किया, फर्स्ट टाइम इंडियन को रिप्रेजेंट किया भाई। तो यहां से अब पहले इन्होंने ना एक जगह में पावर को शिफ्ट किया था भाई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पावर को डिवाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे पावर को। पहले इन्होंने एक जगह बनाई, बंगाल को ही सारी पावर, मतलब सारा जो जितने भी गवर्नर जनरल बैठे होंगे प्रेसिडेंसी में, तो वो बंगाल को रिस्पॉन्स करेंगे। अब इन्होंने यहाँ पे ना एक प्रोसेस स्टार्ट किया भाई, पावर को ना हर जगह बांटा जाए, डिवाइड किया जाए, मतलब मुंबई प्रेसिडेंसी को अलग पावर दी जाए, हर एक को पावर दी जाए भाई थोड़ी थोड़ी। अच्छा एक और चीज, एक बाकी जरूरी नहीं है, एक पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया है। किसने लाया? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने एक पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था 1859 में। उसके अकॉर्डिंगली क्या था कि जैसे कोई एक वाइसरॉय ऑफ इंडिया कोई ऑर्डिनेंस पास कर सकता है विदाउट द कॉन्फ्रेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, इमरजेंसी के टाइम वो एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। वही ऑर्डिनेंस भाई आज आपके पास प्रेसिडेंट के पास है 6 महीने के लिए किसी स्टेट के ऊपर, जब कोई मशीनरी काम नहीं करती है तो सारी पावर आपकी किसके पास चली जाती है? स्टेट के पास चली जाती है, उसके पास, सॉरी, सेंटर के पास चली जाती है। तो वो ऑर्डिनेंस फर्स्ट टाइम जो है वो किसने यूज किया था भाई आपके लिए? लॉर्ड कैनिंग ने। तो इमरजेंसी, उसने कहा कि इमरजेंसी के टाइम पे जो वाइसराय ऑफ इंडिया है वो 6 मंथ के लिए किसी भी जो प्रोविंस को अपने कंट्रोल में ले सकता है और अपने हिसाब से वहां पर काम कर सकता है इमरजेंसी के टाइम पर। तो ये जो है ना प्रेसिडेंट पावर वगैरह, ये आपका उसी समय से यहां से लिया गया। तो इसने कहा कि जो लाइफ होगी इस ऑर्डिनेंस की वो सिर्फ 6 मंथ होगी, और आज भी ऐसा ही होता, 6 मंथ की होती है। 6 महीने के लिए जो है वो गवर्नर रूल लागू होता स्टेट के ऊपर, है ना। 1862 का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें नंबर ऑफ जो है वो बढ़ाए थे, और फर्स्ट टाइम यहाँ पे ना
वर्ड इलेक्शन, यहाँ पे वर्ड इलेक्शन यूज नहीं किया गया, लेकिन रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी यहाँ पे। इसमें फर्स्ट टाइम जो था कि भाई रिप्रेजेंटेशन, नॉमिनेशन की बात की गई थी। क्या नॉमिनेशन? भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है इंडियन को भी रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जाए। तो आप कह सकते हो कि इलेक्शंस का, इलेक्शन की बात नहीं हुई थी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि वर्ड इलेक्शन यहां से यूज निकला, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब बात करते हैं हम जो 1909 का आया। ऊपर वाला ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मैं ना आपको आपको पीडीएफ शेयर करूंगा मैं, तो वो आप वहां से पढ़ सकते हो। क्या? इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड नॉमिनेटेड द ऑफिशियल मेजोरिटी इन द देम। तो इन्होंने क्या कहा, इंडियंस को बाहर आप रखो रिप्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन मेजोरिटी आप ऑफिशियल रखो। इंडियन को नॉन ऑफिशियल के तौर पर ये रिप्रेजेंटेशन कह देते थे, ना बोलो ना सुनो ना देखो, बस बैठे रहो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो वही इनने फंक्शन भी इंक्रीज कर दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ठीक है। एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट को डिस्कस करने की पावर दे दी, ठीक है, क्वेश्चनिंग करने की पावर दे दी। तो बस यही था। सीट्स को बढ़ा दिया, 16 से 60 कर दिया, बस यही था इसका। हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये फीचर्स। 1909 का जो एक्ट आया, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। लॉर्ड मॉर्ले वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और लॉर्ड मिंटो जो थे उस समय के वाइसराय थे भाई। अच्छा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो पहला पर्सन था इंडियन, जो जिसने ज्वाइन की थी वाइसराय, वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इससे पहले किसी को भी वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हिस्सा नहीं दिया जाता था भाई, इंडियन को हिस्सा तो दिया ही नहीं जाता था। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसको क्या बनाया गया था? लॉ मेंबर बनाया गया था। अच्छा, अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर। इसको कहा गया, अच्छा इसके इसी से ला पास करा। देखो अंग्रेजों ने क्या कहा। और आप याद रखना कि मिंटो को ना फादर ऑफ कैमरल इलेक्टोरेट भी इंडिया में कहा जाता है। इस बंदे को जो है फादर ऑफ फादर ऑफ कैम्यूनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है इन इंडिया, इन इंडिया, ठीक है। क्योंकि इस बंदे ने पता क्या किया था, इसने कहा था कि जो मुस्लिम मेंबर्स होंगे उनको सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट वोट दे सकते हैं, ठीक है। ये चाहते थे कि भाई फूट पड़े इनके आपस में, हिंदू मुस्लिम्स के आपस में फूट पड़े, और हम और लंबे अरसे तक जो है वो काम करते रहे। तो दिस एक्ट जो था लीगलाइज कैम्युनलिज्म, एंड लॉर्ड मिंटो कम टू नाउन एज द फादर ऑफ कैम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। कैम्युनलिज्म मतलब क्या है कि भाई आपसी भाईचारे को खत्म करो और नफरतों का दौर शुरू करो। ये चीज उसने बढ़ाई थी आपके मिंटो जी ने, ठीक है। भाई समझ में आया सबको? अब बात करते हैं ये फादर ऑफ, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है आपका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता 1919। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ, थोड़ा थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना। अभी संविधान तो हमने पढ़ा ही, कहा कानून हमने पढ़ेंगे ठीक ठाक तरीके से तो फिर मजा आ जाएगा भाई। पॉलिटी मिस नहीं करना कोई भी, पॉलिटी काफी अच्छे लेवल की करवाने वाला हूं मैं आप सबको। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 वाज दस एनेक्टेड विच केम इनटू फोर्स 1921 में फोर्स आया। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसको हम मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी कहते हैं। तो मॉन्टेग्यू जो थे उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड जो थे आपके क्या थे, वाइसराय थे उस समय भारत के, ठीक है। इतना इसके बारे में काफी है। हाँ इन्होंने क्या कहा कि इसमें क्या फीचर थे। सेंट्रल सेंट्रल मतलब जो आपके वाइसराय के पास थी, जैसे आपका सेंटर जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। प्रोविंस आगे जैसे स्टेट्स वगैरह आ गई, ठीक है। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर ऑथोराइज टू मेक लॉज ऑन दियर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। पहली बार 1919 में जो ये आपका एक्ट आता है, इनने कहा कि भाई प्रोविंस जो है वो अपने हिसाब से अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर लॉ बनाए, और सेंटर जो है अपने हिसाब से लॉ बनाए, ठीक है। जैसे आज स्टेट अपने जैसे स्टेट हाईवेज हो गया तो वो स्टेट देखती है, रेलवेज वगैरह सेंटर देखती है, जैसे पुलिस जो है वो स्टेट के पास आती है, लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो स्टेट के पास नहीं है, अभी वो सेंटर के पास है। तो जो पुलिस है वो किसके अंडर आती है? स्टेट के अंडर आती है। तो आर्मी जो आर्मी वगैरह आती है वो भाई किसके पास आती है? वो आपके सेंटर की फोर्सेस है, सेंटर मतलब उनको कंट्रोल करता है। तो आप अपने सब्जेक्ट्स हैं। इन्होंने फर्दर जो है
अच्छा, इंडियन क्या चाहते थे? ट्रू पावर ऑफ डिवीजन, इन्होंने फॉल्स पावर ऑफ डिवीजन। देखो इंडिया चाहता था कि भाई प्रोविंस को भी पावर दें। इन्होंने कहा इंडिया, चलो इंडियन साहब को कुछ करते हैं हम, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमने प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिए हैं दो पार्ट में जी, उसके अंदर भी सेंटर को अलग, मतलब सेंटर की पावर है ही है, लेकिन प्रोविंस में भी क्या किया इन्होंने, जो सब्जेक्ट्स दिए, जो पावर्स दी प्रोविंस को, उसमें भी इन्होंने क्या कहा कि भाई एक ट्रांसफर्ड होगा और एक रिजर्व होगा। ट्रांसफर्ड जो होगा उसमें आप कानून बनाओ, लेकिन जब रिजर्व के ऊपर लॉ बनाओगे तो हमें पूछना पड़ेगा, भैया आपको पूछना पड़ेगा आप क्या बना रहे हो। मतलब बेवकूफ बनाने वाली बात है। जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो रिजर्व में रखी इन्होंने, कुछ तो पहले ही इन्होंने सेंट्रल लेवल पे रख ली। लेकिन जो बकवास थी, भाई तुम स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, लोगों की सेवा करो, ठीक है, तुम हॉस्पिटल बनाओ, भाई टैक्स तो हम ही कलेक्ट करेंगे, ठीक है। ट्रांसफर लिस्ट जो थी, टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो रिजर्व के लिए क्या था? एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर्स एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द, विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल ऑफ द किसका, लेजिस्लेटिव काउंसिल से। अच्छा, रिजर्व लिस्ट में क्या थी, वो ट्रांसफर लिस्ट अपने पास रखी। अच्छा, आप इसको कह सकते हो डेवल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, इसको डायरकी का नाम दिया गया, डायरकी। ये जो था ना, इनने जो रिजर्व और ट्रांसफर लिस्ट बनाई गई, तो इन्होंने क्या रखा इसका, आप कह सकते हो इसको डायरकी। बस थोड़ा समझो, बस और कुछ नहीं है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, अंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है। बाकी आपने हिस्ट्री में पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको याद रखना। इनने फर्स्ट टाइम ना बाई कैमरलिज्म स्टार्ट किया। बाई कैमरलिज्म जम्मू कश्मीर में रहा है, अपर हाउस और लोअर हाउस, जैसे पार्लियामेंट के ऊपर होता है ना अपर हाउस और लोअर हाउस, जम्मू कश्मीर में भी रहा है, ठीक है। तो बाई कैमरलिज्म इन्होंने फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया था, बाई कैमरलिज्म आप कह सकते हो, ठीक है। एंड डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे कंट्री के अंदर। अच्छा, उसके बाद इन्होंने, हाँ वही आगे बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या होगा, अपर हाउस और लोअर हाउस आ गया, ठीक है। उस समय तो इन्होंने कहा था कि भाई जो आप बनाओगे उसमें से छह में से तीन जो मेंबर होने चाहिए वो कौन होने चाहिए, वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के होने चाहिए, ठीक है। अब आपकी क्लास भी खत्म हो जाएगी, इसको कल हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। साइमन कमीशन वगैरह थोड़ा पढ़ेंगे, कैमरन अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कल भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चलेगा भाई, कल भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चलेगा। लेकिन जो परसों से होगा सीधा आपके कानून कैसे बना, कैसे आपके जो फंडामेंटल राइट्स का क्या आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम जो है नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा तो भाई ठीक है, और नहीं आया होगा तो मुझे मैसेज कर देना। और देन और क्या चीज़ है कि मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।